चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि एलएलबी स्टूडेंट का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। एलएलबी के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। एलएलबी स्टूडेंट्स ने कैंपस में तालाबंदी कर दी है। मांगों को लेकर के फिलहाल प्रदर्शन जारी है। कैंपस में सुविधा नहीं मिलने से ये छात्र नाराज हैं। लाइब्रेरी नहीं है और ना ही अध्ययन कराने के लिए शिक्षक यहां पर आते हैं। ब्रज विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की। जब तक उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनकी तालाबंदी जारी रहेगी। भरतपुर से बड़ी खबर है, ब्रज विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से प्रदर्शन और छात्रों का कहना है कि ना तो अध्यापक आते हैं और ना ही लाइब्रेरी की सुविधा यहां पर विश्वविद्यालय में है। इसे लेकर के एलएलबी के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। एलएलबी के छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने कहा ना लाइब्रेरी है ना शिक्षक आते हैं, व्यवस्था है नहीं, पढ़ाई कैसे करें। और इसी को लेकर के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जो कैंपस में सुविधा नहीं मिलने से नाराज हैं छात्र छात्राएं और आखिरकार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर के ब्रज विश्वविद्यालय का मामला है, जहां पर अब एलएलबी स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया है विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ। और छात्र छात्राओं का कहना है कि ना यहां पर लाइब्रेरी की सुविधा है कैंपस में, ना ही शिक्षक आते हैं, तो ऐसे में वे क्या करें। और इसी को लेकर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्यों आखिरकार एलएलबी स्टूडेंट्स को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये परीक्षाओं का दौर, अब कुछ ही समय बाद परीक्षाएं होंगी और ऐसे में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हेमंत, सही बात है। कुछ दिनों बाद ही परीक्षाएं जो है वो प्रारंभ होनी है और उसी बात को लेकर के जो परीक्षार्थी हैं वो कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कैंपस के जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया और उन्होंने कहा कि इस कैंपस में ये ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जो है कैंपस किराए पर चलाया जाता है भरतपुर में, और उसमें जो है इनका कहना है कि यहाँ पर फैकल्टी नहीं है। उनको ना तो लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, ना उनको जो है किताबें दी जाती हैं और ना उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है वो मौजूद है इसमें कैंपस में नहीं है। और उसको देखते हुए वो सैकड़ों छात्र यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक ये तालेबंदी जारी रहेगी और इस ताले को नहीं खोला जाएगा। हालांकि जो ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी यहाँ पर कुछ जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक जो वीसी है वाइस चांसलर वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे और इनकी मांगों को पूरी नहीं करेंगे जब तक ये तालेबंदी नहीं खोली जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये समस्या आज से नहीं है, पिछले लंबे समय से ये समस्या चल रही है और इनकी जो मांग है उनको लेकर के इन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया है, कई बार और पहले भी प्रदर्शन किया है, लेकिन जो है इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। इनका कहना है कि बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और एक ही कैंपस में जो है कई सारी फैकल्टी जो है वो कई सारे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो उनका कहना है कि इस पूरी व्यवस्था को जो है सही किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कैंपस है यहाँ भरतपुर मुख्यालय से थोड़ी दूर, वहां पर ये इनका कहना है कि वहां पर क्यों नहीं हमें पढ़ाया जाता है। ये किराए पर लेकर के कैंपस चलाया जा रहा है और इसमें कोई भी यहाँ पर जो फैकल्टी है वो इनको नहीं दी जा रही है, इसलिए ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल दीपक, अब छात्रों की मांग है और कब तक यहाँ पर कुलपति पहुंचेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी है, कोई आश्वासन इन छात्रों को विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दिया गया है? क्योंकि छात्रों छात्राओं की मांगे तो वाजिब हैं। देखिए, बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है यहाँ के और अन्य स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो कोशिश है छात्रों को समझाने की वो की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर कुलपति नहीं आएंगे और वो हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तब तक ये तालेबंदी जो है नहीं खोली जाएगी। कुलपति से भी जो अन्य स्टाफ है उन्होंने बात की है तो उनका कहना यह है कि आप पहले समझाने की कोशिश करिए, इनको समझाइए कि फैकल्टी के लिए हमने जो है लिखा है और जल्दी फैकल्टी जो है वो पूरी कराई जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि बार बार आश्वासन दे दिया जाता है, फैकल्टी पूरी नहीं की जाती है और इस बार वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए कि जब तक कुलपति बिल्कुल नहीं दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। विश्वविद्यालय तो बना दिया गया लेकिन ना तो फैकल्टी है और ना ही यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा और ना ही दूसरी सुविधाएं, और इसी को लेकर के छात्र छात्राएं आक्रोशित हैं, तालाबंदी का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुलपति है कि नदारद है, कुलपति अभी तक पहुंचे नहीं है और छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक कुलपति नहीं आएंगे तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, बाल श्रमिकों के साथ हैवानियत की घटना हुई है। भागने की कोशिश करने पर चाकू से जख्मी किया है। शास्त्री नगर इलाके की यह घटना है जहां पर एक बाल श्रमिक के साथ ये घटना घटी है।
बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि बिहार से 6 महीने पहले एक बच्चा जयपुर लाया गया था। चूड़ी के कारखाने में उसे काम करवाया जा रहा था और बच्चे के साथ कारखाने का जो मालिक है वो बदसलूकी करता था। आखिरकार बच्चा यहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी दौरान उसे चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर में एक बाल श्रमिक के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है ये पूरा मामला? अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, जयपुर में चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। भट्टा शास्त्रीनगर थाना इलाके का ये मामला है। 12 साल का एक बच्चा 6 महीने पहले एक मोहम्मद रियाज जो शख्स है उसके द्वारा बिहार से यहाँ लाया गया था। ये बच्चा बिहार में दरभंगा का रहने वाला है और 12 साल पहले उसको 6 महीने पहले इस बच्चे को यहाँ लाकर के चूड़ी बनाने के कारखाने में लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात है, इस बच्चे के साथ बड़ी हैवानियत की गई। लगातार इसके साथ जो मोहम्मद रियाज है जो कारखाना मालिक था, वो इस बच्चे के साथ शराब के नशे में कुकर्म किया करता था। इस बच्चे के ने जब विरोध किया तो उसके पैरों के तलवे जो होते हैं उन पे चाकू लगाए गए, चाकू से घाव किए गए। यही नहीं, जब बच्चे ने वहां से भागने का प्रयास किया तो गर्म जो चिमटे थे उनसे उनके तलवों को दागा गया। ऐसे में बच्चे काफी समय तक इसको झेलता रहा, पीड़ा को सहता रहा। आखिरकार वो बच्चा मकान की दीवार फांद करके और एक पड़ोसी के यहाँ गया। उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, जिसके बाद पूरा मामला शास्त्रीनगर थाना पुलिस तक पहुंचा और इस पूरे मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से जो पुलिस ने है बच्चे को दस्तयाब किया। बच्चे को फिलहाल जो है जेकेलॉन हॉस्पिटल में एडमिट उपचार के बाद में जो चाइल्ड जो होम है वहां भेजा गया है। जी विष्णु, अब इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर और क्या पुलिस कह रही है? कब से ये बच्चा यहाँ पर था, उसके साथ हैवानियत हो रही होगी? क्या बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी कोई यहाँ पर लिया गया है इसे लेकर के संज्ञान? देखिए, अभी बाल संरक्षण जो आयोग है उसकी ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हो सकता है उन तक ये खबर भी नहीं। जी, तो लगता है विष्णु का संपर्क टूट गया है, लेकिन यह बड़ी जानकारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाल श्रमिक के साथ हैवानियत की घटना शर्मसार करने वाली है राजधानी को और इसी दौरान ये सामने आ रहा है कि बिहार से 6 महीने पहले ये बच्चा जयपुर लाया गया था। इसके बाद लगातार इसके साथ कुकर्म किया गया, इसके साथ कई तरीके से शारीरिक यातनाएं दी गई, गर्म चिमटे से भी इसके पैरों को दागा गया, चाकुओं से इसको जो है वो घायल किया गया। और जब ये बच्चा यहाँ से इतनी परेशानी के बीच से भागने की कोशिश कर रहा था, इसे वापस से पकड़ा गया और इसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले को देख रही है और साथ ही साथ इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इसका इलाज अब शुरू किया गया है। गर्म चिमटे से भी पैरों को दागा गया था, यह भी सामने आया है। शास्त्रीनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। कारखाने के संचालक मोहम्मद रियाज की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। बिहार का रहने वाला यह बच्चा, जिससे राजस्थान में हैवानियत हुई है, न केवल हैवानियत बल्कि चूड़ी के कारखाने में इसे बाल श्रमिक के तौर पर रखा गया, इसके साथ कुकर्म किया गया, कई तरह की शारीरिक यातनाएं दी जाती रही, ये भी तमाम चीजें सामने आई हैं। कारखाना संचालक की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है और जब इन तमाम चीजों से बच्चा परेशान होकर के भागने की कोशिश करने लगा तो इसको पकड़ा गया, इसे चाकू से लहूलुहान कर दिया गया। फिलहाल इस घायल बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब पुलिस इसके परिजनों से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जैसे ये मामला शास्त्रीनगर पुलिस के संज्ञान में आया है, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, एक्शन लिया है और यहाँ पर आरोपी की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। बाल श्रमिक के साथ हैवानियत की एक घटना है और हमारे सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु, आप बता रहे थे किस तरीके से पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है। यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने रूही परवीन नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। ये चूड़ी बनाने का जो कारखाना संचालक था मोहम्मद रियाज, ये उसकी पत्नी है। फिलहाल मोहम्मद रियाज जो है वो फरार है और पुलिस की टीमें विशेष जो है गठित की गई हैं, उसकी तलाश में है। बच्चा जो है वो चाइल्ड होम में है और ये पूरा मामला हो सकता है कि अब जो है बाल संरक्षण आयोग और उनके संज्ञान में आए, उसके बाद और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई हो सके। लेकिन फिलहाल पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के मुकदमों में मुकदमा मतलब धाराएं लगा करके केस को दर्ज किया है
और जी। ये जो कारखाना था, मैं आपको बता दूं कि नारी का नाका में बंधा बस्ती में ये कारखाना था, चूड़ी बनाने का कारखाना था। मोहम्मद रियाज इससे पहले भी बिहार और यूपी के कई बच्चों को यहाँ ला करके चूड़ी बनाने के कारखाने में और मजदूरी करवा चुका है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे जो बच्चा था, पीड़ित बच्चा है, इसको इसी कारखाने में बंधक बना के रखा गया। इसको कभी बाहर नहीं आने दिया। जब कभी इसने बाहर भागने की कोशिश की तो इसके पैरों को, तलवों को जो है गर्म चिमटों से दागा गया, कई बार चाकू मारे। फिलहाल जो बच्चा है, आप उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से उसके इलाज किया गया। वो बच्चा पीड़ित है, करहा रहा है। वो अपनी पूरी बात बता रहा है कि किस तरह से वो दीवार फांद करके मकान की और पड़ोसियों के घर में पहुंचा। इसके बाद पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पुलिस को जो है बच्चे को विष्णु, मुक्त अभी करवाया। तक पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है उसमें क्या ये तथ्य सामने आया है कि ये जो बच्चा बिहार से क्या परिजनों की सहमति से लाया गया था, या फिर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जिक्र कर रहे हैं, उसके जरिए ये बच्चे यहाँ तक आते हैं? पहले भी जयपुर पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई की है। यूपी और बिहार से बच्चों को, यानी जिनकी उम्र करीब 14 साल के से कम होती है, ऐसे बच्चों को यूपी और बिहार से यहाँ लाया जाता है। उनको चूड़ी बनाने के कारखाने में उनको मजदूरी करवाई जाती है। इसके अलावा जिन बच्चों के मजदूरों को ये कहा, मतलब परिवार वालों को ये कहा जाता है कि आप इनके बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाएगा, वहां पे उनको काम देंगे, खाना देंगे, और खाना और पढ़ाई के बहाने और अच्छी। बिल्कुल विष्णु, और ये एक बड़ा नेटवर्क इसमें है, उसका भी जो है खुलासा होना बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि फिल्म में तथ्यों की अनदेखी की गई है तो दूसरी फिल्म के जरिए तथ्य दिखाएं। हर बात पर विवाद करना कहां तक उचित है। न्यूज 18 के हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में उपराज्यपाल ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार गंभीर है। खाड़ी के देशों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त श्रीनगर में है और हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। सर, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और आप खुद गए थे दुबई और आपने उनको पर्सनल इन्विटेशन भी दिया था। आप मानते हैं कि उनके इस विजिट के बाद जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से भी? मुझे लगता है कि जब मैं दुबई गया था उसी समय वहां के बड़े बिजनेस ग्रुप्स के साथ हमने एमओयू साइन किया और एमआर ग्रुप बड़ा ग्रुप है, वो 5000 स्क्वायर फुट एरिया में हमाल श्रीनगर में बनाने जा रहा है। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट, वो इनलैंड कंटेनर डिपो जम्मू में बना रहे हैं। लुल्लू ग्रुप हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला, ऐसे कई लोगों से वहां एमओयू साइन करके हम आए थे। मोटे तौर पर 3000 करोड़ वैल्यू का था और वहीं इन लोगों को निमंत्रण हमने दिया था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक बड़ा डेलीगेशन आया था। उन्होंने से बातचीत बड़ी सार्थक हुई है। कुछ क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, इन क्षेत्रों में अच्छी बातचीत हुई है। हम संभावना तलाश रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम जरूर दिखेंगे। उनमें उत्साह बहुत था। इसी बीच सर, एक कोर कंसर्न जो रहता है सिक्योरिटी को लेकर, बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुद एक सीईओ ने कहा कि मैं यहां पे एकदम सुरक्षित महसूस करता हूं सबके बीच में एक परिवार की तरह, इस बयान से आपको लगता है कि सही मैसेज जाएगा और इन्वेस्टर्स आएंगे? ये सच है कि सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है और जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है यहाँ पर, देश भर के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास आया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं टूरिज्म के। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट आए हैं कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी। और सच्चाई भी है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन कहीं भी काम करने की बहुत गुंजाइश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में हम आने वाले दिनों में सफल होंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने जम्मू आने वाले हैं। ये काफी समय बाद वो जे.एंड.के विजिट पे आएंगे। उस दौर से क्या उम्मीद की जाए? मैं मानता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए दौर का प्रारंभ हुआ, विकास के युग का प्रारंभ हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1 लाख करोड़ के हाईवेज और टनल्स बन रहे हैं। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, निफ्ट,
बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह की अनेक संस्थाएं मोदी जी के कारण यहां मिली हैं और उनका दौरा संभावित है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका शुभारंभ करें। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक करें वो, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 35,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उस दिन हम कराना चाहेंगे। सर, इसी बीच एक फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने ये फिल्म देखी और आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें बस फैक्ट्स दिखाए गए हैं? आपका परसेप्शन क्या है इस फिल्म को लेकर? कि मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि उन लोगों ने रिसर्च करके एक फिल्म बनाई है जिसको देश के लोग देख रहे हैं, काफी भीड़ जा रही देखने के लिए, और इसमें कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि उसमें तथ्य अगर सही नहीं है तो उन तथ्यों को लेकर कोई दूसरी फिल्म बना सकता है। हर विषय पर विवाद खड़ा किया जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल सर, इस फिल्म के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के फ्लाइट को लेकर आवाजें उठ रही हैं, क्या उनके वापसी को लेकर कोई प्लान है आपके पास? भारत सरकार और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी को लेकर के बहुत गंभीर हैं। कुछ प्रयास पिछले दिनों हम लोगों ने किए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे कि कश्मीरी पंडित यहां आकर के सुरक्षित तौर पर रह सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। अलवर जिले के बहरोड के गोकुलपुर गांव में सोशल मीडिया पर द कश्मीर फाइल मूवी पर युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। गांव के कुछ दबंग लोगों ने युवक को बुलाया, मंदिर में नाक रगड़वाई, उसके साथ बदतमीजी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, मौके पर पहुंची। मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक राजेश एक प्राइवेट बैंक में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर काम करते हैं और जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ आरोप है उन पर कि भगवान राम और कृष्ण पर भी टिप्पणी की, जिससे कुछ लोग भड़क गए और राजेश को मंदिर में बुलाकर के उनके साथ बदसलूकी की गई। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है। स्वीकृति जारी की, इसलिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएस जारी होने के बाद में तुरंत जारी कर देगी। अगला प्रश्न श्री हरीशचंद्र मीणा। प्रश्न संख्या 403। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में माननीय मंत्री जी प्लीज, वेरी अनफॉर्चुनेट, मंत्री बोल रहा है, पीछे से हम बोल रहे हैं। प्रदेश में गत 5 वर्षों में स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृत किए गए ट्रॉमा सेंटर का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइन के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इस क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा से नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर टोंक की दूरी 38 किलोमीटर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूनी से नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर देवली की दूरी 31 किलोमीटर है। ट्रॉमा सेंटर टोंक की दूरी 41 किलोमीटर है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूनी में ट्रॉमा सेंटर खोला जाना विचाराधीन नहीं है। सर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया और अभी बोला मैंने ध्यान से सुना, मैं सरकार की नीति मैंने पढ़ी, पर सर ट्रैफिक का घनत्व देखते हुए, एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या देखते हुए अनेकों जगह, दर्जनों जगह इसमें शिथिलता दी गई है और कम दूरी पे ट्रैफिक का वॉल्यूम देखते हुए किया है। सर मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मंत्री जी अगर नहीं दिया हो तो बताया, नहीं तो मैं उदाहरण देता हूं। मेरे पास उदाहरण है आपके जिले का ही, 5 जगह आपने 20-20 किलोमीटर पे आपने ट्रॉमा सेंटर खोले हैं, तो क्या मेरे इलाके में भी इसको शिथिलता देते हुए आप खोलने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, कहीं पर 25-30 किलोमीटर पर भी खोले गए हैं। मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा जहां संभव होगा और निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। सर संभव तो मंत्री जी चाहें तो मैं बताना चाहता हूं, मंत्री जी के खुद के जिले में दौसा से भरतपुर 128 किलोमीटर रोड है सर, दौसा मुख्यालय से।
उसमें दौसा से सिकंदरा 26 किलोमीटर पे, दौसा से महुआ 35 किलोमीटर पे, महुआ से हलैना 25 किलोमीटर पे, हलैना से भरतपुर 29 किलोमीटर पे और उज्जैन से भरतपुर 20 किलोमीटर पे। आपने फिर खोला है मंत्री महोदय, अभी हाल ही में सिकंदरा से बसवा 25 किलोमीटर पे। तो मैं कोई जो उदाहरण दे रहा हूँ ये कार्य का, और ऐसे अब केकड़ी का मैं बताऊं, मैं तो हेल्थ मिनिस्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आप बात माननीय मंत्री सर मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, दया करें, मेरे एक तो खोलें। दया नहीं करें, सहानुभूति विचार करके निर्णय करें। ठीक है अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा कि कम दूरी पर भी खोले गए हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया कि परीक्षण करा के जहाँ संभव होगा इनके दूनी में उनियारा एक तरह से हाईवे सवाई माधोपुर से भी आता है, इधर आपके उधर बूंदी वगैरह वहाँ तक जाता है, तो उस पर आवश्यकता उनियारा में हम करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न स्थगित। अगला प्रश्न श्री संजय शर्मा। प्रश्न संख्या 3629। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।